जो स्टेब्लिश लीडरशिप है देश की या प्रदेश की, वो सीबीआई और ईडी से डरे हुए लोग। धाम की खबर इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि अब भाजपा के नेताओं को कोई सुनना नहीं चाहता है। देश में लोग महंगाई से, बेरोजगारी से और तमाम प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं, तो भाजपा के नेताओं को सुनना नहीं चाहते हैं। तो भाजपा के नेताओं को जनता नहीं सुनेगी, तो उसका माइंड चेंज करने के लिए बाबाओं को भाजपा के नेताओं ने काम पर लगाया हुआ है। मगर ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, तो लोगों का दिमाग खराब करने के लिए मीडिया काम कर रही है, ताकि हिंदू मुसलमान के अलावा है क्या सरकार के पास? रोजगार है नहीं, लोग पढ़ लिख कर घूम रहे हैं। चपरासी की पोस्ट निकलती है तो पीएचडी वाले उसमें डालते हैं, बीटेक वाले उसमें डालते हैं। तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लोगों के पास में है, मगर रोजगार नहीं है। अगर विपक्षी दल उसको यूनाइट करने में कामयाब हो जाते हैं, सरकार के प्रति जो असंतोष है उसको यूनाइट करने में कामयाब हो जाते हैं, और ईवीएम में जो गड़बड़ी है अगर उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी चुनाव हार जाएगी। मुसलमान 75 साल से राज नहीं कर रहे हैं, 75 साल से ब्राह्मणों की पार्टियां ज़्यादातर सत्ता में रही हैं। तो अगर ओबीसी की गिनती 75 साल से नहीं हुई तो उसके लिए ब्राह्मणों की पार्टियां जिम्मेदार हैं। अगर ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल रही तो उसके लिए ब्राह्मणों की पार्टियां जिम्मेदार हैं। कि जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी तब लोग अपना मुद्दा, अपना एजेंडा भूल करके देश में आरएसएस बीजेपी के लोगों को वोट करें। हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, इस पर लगातार चर्चा करवाते रहना ये एक साजिश है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी समाज के लोग भुगत रहे हैं। हिस्सा नहीं देना है, मगर हमारे वोट के बगैर सरकार नहीं बन सकती। तो हमारे वोट के बगैर सरकार नहीं बन सकती, तो हिंदू के नाम पर वोट तो लेना पड़ेगा। 3 समय ओबीसी के लोग हिंदू होते हैं, वोट डालने के लिए हिंदू, चंदा देने के लिए हिंदू, और मुसलमान से लड़ने के लिए हिंदू। तो इसकी वजह से जो फैसला मोदी जी को ओबीसी के हक में लेना चाहिए वो ले नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं है, वो लेने नहीं दे रहे हैं आरएसएस के। राहुल गांधी के चेहरे पर विपक्ष लड़ेगा तो चुनाव हार जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप सब देख रहे हैं एमएल लाइव। साथियों, अभी हमारे साथ हैं ओबीसी के नेता, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहब। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएल लाइव पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अभी आपने एक परिवर्तन यात्रा निकाला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, ये किस बारे में परिवर्तन यात्रा है? आखिर क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं देश के अंदर या समाज के अंदर? देश में जो ओबीसी समाज है उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर उन समस्याओं के बारे में टीवी और अखबार में कोई चर्चा नहीं होती है, और इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। जैसे देश की आज़ादी के 75 साल में जानवरों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। पिछले 9 साल से एक ओबीसी कहने वाले व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं। अपने को ओबीसी कहने वाले व्यक्ति का देश का प्रधानमंत्री पिछले 9 साल से रहने के बावजूद भी देश में जानवरों की गिनती होना मगर ओबीसी की गिनती ना होना, ये और ज़्यादा दुखद हो जाता है। तो इसलिए ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, समान एजुकेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए, और किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ईवीएम में जो गड़बड़ी हो रही है उसको रोका जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों को जागृत करने का काम, लोगों को संगठित करने का काम, और संगठित करके एक संगठित शक्ति बनाई जाए ताकि देश की जो परिस्थितियां हैं उसमें परिवर्तन लाया जाए। तो इसके लिए ये परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं हम लोग। ईवीएम की बात आपने की, देश के अंदर अभी ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि ईवीएम पे ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम से आने वाले जो नतीजे हैं वो गलत हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि सोनू किन्नर का देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बनारस का चुनाव है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो क्या लगता है कि जो चुनाव अगर ईवीएम से आने वाले परिणाम अगर गलत हैं तो इसका विरोध क्यों ओबीसी वर्ग नहीं कर रहा है अभी? क्योंकि बड़े पैमाने पे इसका कोई विरोध नहीं दिख रहा है, ओबीसी के बहुत सारे नेता भी हैं सत्ता में। विरोध करने का मामला ये है कि जानकारी का जो स्रोत है, जानकारी का स्रोत मीडिया है, और मीडिया ठीक तरीके से चीज़ों को पब्लिश नहीं कर रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसकी वजह से ठीक प्रकार की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है।
तो आम जनता इसलिए जिस प्रकार का विरोध करना चाहिए उस प्रकार का विरोध नहीं कर पा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जनता को विरोध करने के लिए लीडरशिप चाहिए। जो इस्टेब्लिश लीडरशिप है देश की या प्रदेश की, वो सीबीआई और ईडी से डरे हुए लोग हैं, इसलिए वो इस लड़ाई का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। और जो ऐसी लीडरशिप है जिसकी तस्वीर, जिसकी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती है, ऐसी लीडरशिप के लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे लीडरशिप के लोग बात कर रहे हैं तो उनकी बात सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके कार्यक्रमों के माध्यम से जितना पहुंच रही है उतना तक लोग इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। आज देश में बहुत बड़े पैमाने पर लोग ईवीएम के विरोध में हैं, मगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो मेन स्ट्रीम के लीडर हैं उनके द्वारा इस बात के लिए जो पहल होनी चाहिए वो पहल नहीं हो रही है, और इसकी वजह से इस लड़ाई में थोड़ा कमजोरी है। मगर आने वाले समय में जिस प्रकार की कोशिशें चल रही हैं, तो आने वाले समय में हमको ऐसा लगता है कि ये लड़ाई उभर कर बड़े पैमाने पर सामने आएगी। सर, आपने मीडिया की बात की, तो देश के अंदर जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं शिक्षा, बेरोजगारी और भूखमरी किसानों की बात ना करते हुए आजकल जो टीवी पे हाईलाइट मुद्दा चल रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कहीं बात होती है, डिबेट होता है, या हिंदू या मुस्लिम के धर्म पे डिबेट हो रहा है, तो किस तरीके से इसको देख रहे हैं कि ये कहाँ तक सही है? मीडिया किस तरीके से काम कर रही है? मीडिया आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है। बागेश्वर धाम की खबर इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि अब भाजपा के नेताओं को कोई सुनना नहीं चाहता है। देश में लोग महंगाई से, बेरोजगारी से और तमाम प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं, तो भाजपा के नेताओं को सुनना नहीं चाहते हैं। तो भाजपा के नेताओं को जनता नहीं सुनेगी, तो उसका माइंड चेंज करने के लिए बाबाओं को भाजपा के नेताओं ने काम पर लगाया हुआ है, और उसकी खबर प्रसारित करने के लिए टीवी वालों को, जो निजी चैनल हैं, उनको कहा गया है। तो बड़े पैमाने पर चैनल पर बाबा की खबर चल रही है। बाबा चमत्कार करता है, नहीं करता है? अगर करता है तो देश में चमत्कार कोई चर्चा का विषय नहीं है। करता है तो गांव में, देश में बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। वो घर में शाम को घास फूस की झोपड़ी में सोए हैं और सुबह 3 मंजिला मकान बन के तैयार हो जाए। तो मीडिया को ये दिखाने की, डिबेट करने की ज़रूरत थोड़ी, लोगों को पता चल जाएगा चमत्कार होता है। मगर ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो लोगों का दिमाग खराब करने के लिए मीडिया काम कर रही है, ताकि हिंदू मुसलमान के अलावा है क्या सरकार के पास में? सरकार के पास में, सरकार ने रोजगार नहीं दिया। सरकार ने कहा किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, मोदी जी ने कहा था, तो खाद की कीमत दोगुनी कर दिया, पेस्टिसाइड की कीमत दोगुनी कर दिया, डीजल की कीमत दोगुनी कर दिया, पेट्रोल की कीमत दोगुनी कर दिया। किसानों की इनकम छोड़कर बाकी हर चीज़ की कीमत दोगुनी कर दिया। रोजगार है नहीं, लोग पढ़ लिख कर घूम रहे हैं। चपरासी की पोस्ट निकलती है तो पीएचडी वाले उसमें डालते हैं, बीटेक वाले उसमें डालते हैं। तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लोगों के पास में है, मगर रोजगार नहीं है। महंगाई इतना ज़्यादा चरम पर है कि आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये जो सारी स्थिति है, पढ़ाई लिखाई जो है, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि आम किसान मजदूर अपने बेटा बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने की स्थिति में नहीं बचा है। तो ये जो सारी स्थिति पैदा हो गई है, तो इन मुद्दों पर तो वोट नहीं मिलेंगे ना बीजेपी को। तो बीजेपी चाहती है कि इन मुद्दों को दबाया जाए और हिंदू मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण करके वोट लिया जाए। तो इस साजिश के तहत आरएसएस बीजेपी के एजेंडे पर मीडिया द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है। क्या लगता है आने वाले चुनाव 2024 में, जिस तरीके से आपने मीडिया की बात की कि बीजेपी के पक्ष में खबर चलाई जा रही है और बाबाओं की बात की जा रही है, धर्म की लड़ी लड़ी जा रही है, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव दिखने वाला है क्या ओबीसी वर्ग में खास तौर पे? आप क्योंकि हर जगह घूम रहे हैं पूरे देश भर में, क्या लगता है इसमें? देखिए 2 बातें। देश में जो विपक्ष के नेता हैं और जो तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग हैं, वो अपनी बात अगर ठीक तरीके से लोगों को पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं और ईवीएम में जो गड़बड़ी हो रही है उसको रोकने के लिए कोई तंत्र डेवलप करते हैं, तो फिर बीजेपी को रोका जा सकता है। देश में ऐसा नहीं है कभी एक तरफा बात जा रही है। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो दूसरे लोगों की बातें भी जा रही है। हम जैसे लोगों की और बहुत सारे लोग जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनकी बातें भी समाज में जा रही हैं।
तो उसका असर है। तो ये नहीं कहा जा सकता केवल मीडिया का ही असर है, जो दूसरे लोग, अपोजिशन के लोग, अपोजिट विचारधारा के लोग जो काम कर रहे हैं उसका भी समाज पर एक असर है, और वो असर समाज में दिखाई दे रहा है। अगर विपक्षी दल उसको यूनाइट करने में कामयाब हो जाते हैं, सरकार के प्रति जो असंतोष है उसको यूनाइट करने में कामयाब हो जाते हैं, और ईवीएम में जो गड़बड़ी है अगर उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी चुनाव हार जाएगी। सर, मुसलमानों को एक बड़ा टारगेट किया जा रहा है, एक बड़ा दुश्मन बताया जा रहा है ओबीसी वर्ग का खास तौर पे। क्या लगता है सच में मुसलमान इस देश के अंदर ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है क्या? नहीं, देश में 75 साल से मुसलमान राज नहीं कर रहे हैं, तो मुसलमान क्या कर लेंगे? देश में मुसलमान 75 साल से राज नहीं कर रहे हैं। 75 साल से ब्राह्मणों की पार्टियां ज़्यादातर सत्ता में रही हैं। तो अगर ओबीसी की गिनती 75 साल से नहीं हुई तो उसके लिए ब्राह्मणों की पार्टियां जिम्मेदार हैं। अगर ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल रही तो उसके लिए ब्राह्मणों की पार्टियां जिम्मेदार हैं। ओबीसी के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके लिए ब्राह्मणों की पार्टियां जिम्मेदार हैं। तो ओबीसी के साथ जो नहीं हुआ उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार इसलिए नहीं है क्योंकि मुसलमान तो देश की सत्ता में नहीं है ना। सत्ता में, देश की सत्ता में या तो कांग्रेस रही है या तो बीजेपी रही है ज़्यादातर, तो ये ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। तो इन लोगों ने ओबीसी के हक अधिकारों को रोक कर रखा हुआ है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मुसलमान और ओबीसी की कोई लड़ाई है। मुसलमान और ओबीसी की कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों में, मान लो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की सरकार बनती थी तो मुसलमानों के सपोर्ट से बनती थी। बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनती है तो मुसलमानों के सपोर्ट से बनती है। नीतीश कुमार की भी सरकार बनती है तो उसको भी मुसलमान सपोर्ट करते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की सरकार बनती है तो मुसलमानों के सपोर्ट से। तो अलग अलग राज्यों में भी जो क्षेत्रीय दल ओबीसी के हैं, या उत्तर प्रदेश में बीएसपी है, तो ओबीसी एससी के जो क्षेत्रीय दल हैं देश भर में, जो अलग अलग राज्यों में सरकार बनाते हैं, विपक्ष में या सत्ता पक्ष में मजबूत स्थिति में हैं, तो उनको मुसलमानों का समर्थन है। तो मुसलमान ओबीसी को शासन सत्ता में पहुंचाने के लिए, एससी एसटी को शासन सत्ता में पहुंचाने में मुसलमान अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मुसलमान और ओबीसी की कोई लड़ाई नहीं है। देश में मुसलमान ना देश की विधायिका पर काबिज है, ना कार्यपालिका पर काबिज है, ना न्यायपालिका पर काबिज है, ना मीडिया पर काबिज है। इन सभी जगह ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का अधिकांश कब्जा है। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश में मुसलमान और ओबीसी की कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई लगाई जा रही है हिंदू मुसलमान के नाम पर, और ये लड़ाई लगाने के पीछे का मकसद ये है कि जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी तब लोग अपना मुद्दा, अपना एजेंडा भूल करके देश में आरएसएस बीजेपी के लोगों को वोट करेंगे। आरएसएस बीजेपी एक ब्राह्मणों की पार्टी है तो उसको वोट करेंगे। जो ओबीसी के लोग अपने को सेकुलर मानेंगे, और जो मुसलमान है, जब हिंदू मुसलमान का मुद्दा खड़ा होगा तो सेकुलर के नाम पर दूसरी ब्राह्मण की पार्टी कांग्रेस को वोट करेंगे। तो दोनों ब्राह्मण की पार्टियां इससे हिंदू मुसलमान के मुद्दे से मजबूत होती हैं। और जो ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं, वो मुद्दे हवा में उड़ जाते हैं। तो इससे देश की सत्ता व्यवस्था पर 3.5% लोगों का कब्जा बना रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है देश में अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा करने के लिए। हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, इस पर लगातार चर्चा करवाते रहना, ये एक साजिश है जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी समाज के लोग भुगत रहे हैं। तो इसलिए अब ओबीसी समाज को इस बात से सतर्क होना चाहिए। सर, आपने आरक्षण की बात की। आरक्षण पे अगर बात देखा जाए तो जिस तरीके से ओबीसी एक बड़ा वर्ग है देश के अंदर, सत्ता को भी परिवर्तन करने वाला कहीं ना कहीं ओबीसी ही होता है। लेकिन ओबीसी जिस तरीके से जनरल कैटेगरी को आरक्षण दिया जा रहा है, ईडब्ल्यूएस बना दिया गया, उसमें भी वही लोग लाभ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ताज में जो ग्राम पंचायत का वैकेंसी आई, उसमें आपने देखा कितना कम % रहा है जो है ओबीसी का वैकेंसी में हिस्सेदारी। लेकिन क्या लगता है, हिस्सेदारी वहाँ पे नहीं देना चाहते, लेकिन जब मुसलमानों से लड़ाई की बात आती है, वोट की बात आती है, तो उनको हिंदू बना दिया जाता है। क्या लगता है कहीं ना कहीं ओबीसी का उपयोग ही हो रहा है देश के अंदर? देश के अंदर 3.5% जो ब्राह्मण हैं वो अगर हमको हमारा हिस्सा दे देंगे, एससी एसटी ओबीसी को हिस्सा दे देंगे, तो फिर वो 3.5 80% पर काबिज नहीं हो सकते।
तो हिस्सा नहीं देना है। अब हिस्सा नहीं देना है मगर हमारे वोट के बगैर सरकार नहीं बन सकती, तो हमारे वोट के बगैर सरकार नहीं बन सकती तो हिंदू के नाम पर वोट तो लेना पड़ेगा। इसके लिए हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना पड़ेगा। तब हिंदू के नाम पर ओबीसी के आदमी अपने आरक्षण की बात भूलकर, अपनी गिनती की बात भूलकर, अपने हक अधिकार की बात भूलकर, जब हिंदू मुसलमान का माहौल खड़ा होगा तो या तो कोई मुसलमान होगा या तो कोई हिंदू होगा, तो हिंदू के नाम पर 3.5% को समर्थन दे करके उनकी सरकार बनेगी और फिर कोई हक अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये चल रहा है, ये ओबीसी के साथ 3 समय ओबीसी के लोग हिंदू होते हैं, वोट डालने के लिए हिंदू, चंदा देने के लिए हिंदू और मुसलमान से लड़ने के लिए हिंदू। जब अधिकार लेने की बात है तब हिंदू नहीं है। जब बाबरी मस्जिद गिरानी थी तब विनय कटियार हिंदू थे, कल्याण सिंह हिंदू थे, उमा भारती हिंदू थी, रितंबरा हिंदू थी, प्रवीण तोगड़िया हिंदू थे। अब मंदिर में ट्रस्ट बन गया तो ट्रस्ट में अब विनय कटियार हिंदू नहीं, कल्याण सिंह हिंदू नहीं, उमा भारती हिंदू नहीं, प्रवीण तोगड़िया हिंदू नहीं, एक भी ओबीसी हिंदू नहीं देश भर का। तो ये तो ओबीसी का इस्तेमाल हो रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है। सर, देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं, कहते भी हैं कि हम पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से हैं, इसके बावजूद भी ओबीसी की गिनती तक नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप जानते हैं जब तक हिस्सेदारी देश के अंदर गिनती नहीं होगी तो उनको हिस्सा नहीं मिलना है। जब प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, फिर इस पर चर्चा क्यों नहीं करें? जो मुद्दे आप डिस्कस करना चाहते हैं, जिस पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि मुद्दे प्रधानमंत्री नहीं तय करते, मुद्दे आरएसएस तय करते हैं। मुद्दे नरेंद्र मोदी नहीं तय करते कौन से मुद्दे पर डिस्कस होगी टीवी पर। ये मुद्दे आरएसएस तय करता है कि टीवी पर कौन से मुद्दे की डिस्कस होगी और सरकार किस मुद्दे पर काम करेगी, तो ये भी आरएसएस तय करता है। क्योंकि आरएसएस का ये कहना है कि भाई हमने सरकार बनाई ना बीजेपी की, हमारे समर्थन से बीजेपी की सरकार आनी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आरएसएस तय करता है। तो मोदी जी का चेहरा है मगर पीछे से जो कंट्रोलिंग पावर के रूप में काम हो रहा है वो आरएसएस के द्वारा हो रहा है, आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा हो रहा है, आरएसएस के तमाम अधिकारियों के द्वारा हो रहा है। तो इसकी वजह से जो फैसला मोदी जी को ओबीसी के हक में लेना चाहिए वो ले नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं है, वो लेने नहीं दे रहे हैं आरएसएस के लोग उनको। तो इसकी वजह से ये ओबीसी पर कोई फैसला इस सरकार में नहीं हो रहा, बल्कि ओबीसी के खिलाफ सारे फैसले हो रहे हैं। सर, 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। लगातार मीडिया के माध्यम से 2 ही पक्ष दिखाए जा रहे हैं, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस। क्या लगता है राहुल गांधी एक अच्छे चेहरा बन सकते हैं देश के अंदर, और क्या अच्छा काम कर सकते हैं क्या ओबीसी के लिए? क्या आप देख रहे हैं? क्या राहुल गांधी के चेहरे पर विपक्ष लड़ेगा तो चुनाव हार जाएगा। राहुल गांधी चेहरा नहीं है, राहुल गांधी के चेहरे पर अगर विपक्ष चुनाव लड़ेगा तो चुनाव हार जाएगा। आरएसएस बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि विपक्ष राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़े। अगर नरेंद्र मोदी को आरएसएस बीजेपी के लोग चेहरा बना रहे हैं तो उस चेहरे के काट में कोई ओबीसी चेहरा ही होना चाहिए। ओबीसी चेहरा ही बीजेपी को चुनाव में हरा सकता है। तो क्या ओबीसी के लिए अच्छे लीडर नहीं हो सकते हैं कि जिस तरीके से दिखाया जा रहा है राहुल गांधी को? ओबीसी चेहरा होना चाहिए। राहुल गांधी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं। तो नरेंद्र मोदी को बीजेपी आरएसएस के लोग आगे कर रहे हैं, तो रणनीतिक दृष्टि से कोई ओबीसी चेहरा होगा तो ओबीसी का वोट विपक्ष को ट्रांसफर हो सकता है, तो इसके आधार पर बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। अब ओबीसी चेहरे में नीतीश कुमार जी हैं, शरद पवार जी हैं, ये कुछ नाम चल रहे हैं, तो उस पर अगर कांग्रेस त्याग करती है तो विपक्ष को मजबूत होगा, तो बीजेपी को हराया जा सकता है। लास्ट में अगर ML लाइव के माध्यम से खास तौर पे ओबीसी वर्ग के लिए कोई संदेश देना चाहें तो क्या देना चाहिए? ओबीसी वर्ग को एक ही संदेश है कि देश में जाति धर्म के नाम पर बहुत दिन से हम लोग वोट कर रहे हैं, बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं, बहुत दिन से नेता चुन रहे हैं। तो जाति धर्म छोड़कर अपने हक अधिकार के मुद्दे के आधार पर हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले नेता को नेता स्वीकार करना पड़ेगा और हक अधिकार की लड़ाई के नाम पर ही वोट डालना पड़ेगा। इससे हमारी समस्याओं का समाधान होगा। जाति धर्म के आधार पर लड़ाई लड़ने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से अभी हमारे साथ विकास सर जुड़े हुए थे, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये दिन और रात लगाकर
सभी ओबीसी वर्ग को ख़ास तौर पे जगाने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश के अंदर एक अच्छा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हक अधिकार ओबीसी के खा चुके हैं सत्ता के लोग, आने वाले समय में हम ऐसे ही कामना करते हैं कि लोग जागेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए ML लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।